एग्रीकल्चर, कृषि का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घटते घटते अब 14% के आसपास रह गया है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं वो पैदा होता है कि आज भी 60% से ज्यादा लोग, सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि का जो योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में वो घटता जा रहा है, 14% पर आ गया। तो एग्रीकल्चर जो है वो आज जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, न केवल आंध्र प्रदेश में, हमारे मित्र डॉक्टर के.एस. राव यहां बैठे हैं, न केवल विदर्भ में, बल्कि सारे देश में जीवन मरण का प्रश्न आज है कृषि का प्रश्न। किसान जिंदा रहेगा या किसान मर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी कितनी मदद करते हैं। और यहां सवाल उठते हैं, मुझे आज खुशी है कि बहुत जब हल्ला गुल्ला हुआ इस सदन में, तब वित्त मंत्री जी ने, नेता सदन ने उठकर एक रिस्पॉन्स दिया। लेकिन उस दिन शरद यादव बोलते रहे, हम सब चिल्लाते रहे, कहते रहे सरकार की तरफ से कोई न कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, सरकार ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहां पर एक तरफ हमारा जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, वो अभी अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि 250 मिलियन टन से ऊपर चला गया, बहुत उत्पादन हो रहा है फूड ग्रेन्स का। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मार्च का फिगर है कि फूड इन्फ्लेशन इज एट 9.94%, यानी कि लगभग 10% पर आज भी जो महंगाई है खाद्य पदार्थों की वो वहां पर है, चरम पर है। और ये आज नहीं पैदा हुई दिक्कत, ये 3 वर्षों से चली आ रही और हम लोग असहाय हैं। आज शरद यादव जी बता रहे थे कि वो जब फूड मिनिस्टर थे तो उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। मैंने इसी सदन में बयान किया था वित्त मंत्री जी के सामने। मैंने उदाहरण दिया था 2002-2003 के वर्ष का, जबकि इस देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा था जो कि उस समय तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे भयंकर सूखा था। और जिन 7 राज्यों का जिक्र कर रहे थे शरद जी, उन 7 राज्यों में स्टार्टिंग विथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और 4 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ। लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिए, चिदम्बरम साहब ने ही वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था 2004 में, जिसमें इन्होंने कहा है कि सन 2002-2003 में जो मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का दर था, वो था 3.4%। इतना भयंकर सूखे के बाद भी नियंत्रण रहा, कठोर नियंत्रण रहा मुद्रास्फीति के ऊपर, महंगाई के ऊपर। आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आज आपके पास, मैंने पिछली बार जब इस प्रश्न को उठाया था तो 66 मिलियन टन अनाज हमारे गोदाम में था। आज यहां पर बात आई ना कि गोदाम में पहले तो जो चावल है, जो चावल या गेहूं है, उसको रखने के लिए बोरे नहीं है। अगर बोरे मिल भी जाए तो गोदाम नहीं है, वो खुले में पड़ा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70,000 टन अनाज बर्बाद हो गया इसी देश में भी हाल के दिनों में, क्योंकि ओपन में पड़ा है। रखने को, अनाज रखने को गोदाम नहीं है और पेट खाली है लोगों का, भूखे मर रहे हैं लोग। ये जो विडंबना है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्यों पैदा हो रहा है? क्यों बैठे हैं आप अपने अनाज के भंडार के ऊपर? फॉर गॉड सेक रिलीज दैट फूड ग्रेन। अगर वो अनाज जाता है मार्केट में, अगर वो थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी होता है, तब भी उसका असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने यही काम किया था। हमारे पास जब 4 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ ना सभापति महोदय, तो हमारे गोदाम में भी 6.5 करोड़ टन अनाज था और हमने उसको दोनों हाथ से उन राज्यों को दिया फूड फॉर वर्क के लिए, मुफ्त में, कि चलाओ फूड फॉर वर्क का काम। अंत्योदय कार्यक्रम चला। हमने
मिलर्स को दिया, हमने सबको दिया, जो आया मांगने उसको हमने कहा ले जाओ, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ले जाओ। उस सबका असर पड़ा, क्योंकि वो तो बाहर नहीं गया, वो तो देश के भीतर ही रहा। क्यों नहीं करते हम? ये विडंबना के साथ हम क्यों जिंदा हैं कि अनाज के रखने की जगह नहीं और पेट खाली। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, गरीबी का आंकड़ा, इसी सदन में बहस हुई ना गरीबी के आंकड़े को लेकर, सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये 22 रुपया 23 रुपया और 32 रुपए का क्या खेल है। यू आर मॉकिंग एट द पुअर ऑफ दिस कंट्री। हम सब लोग जो इस सदन में हैं, रोजमर्रे के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में देखते हैं कि कितनी गरीबी से इस देश की जनता जूझ रही है, और उसके बाद हम कहेंगे नहीं तुम इंतजार करो, हम तुमको बीपीएल की सूची में नहीं रखवा सकते हैं। मैंने कहा था इसी सदन में कि तेंदुलकर साहब से पूछ के आएंगे, प्रोफेसर तेंदुलकर, प्रोफेसर सम, प्रोफेसर देश, प्रोफेसर दैट, प्रोफेसर बताएंगे कि गरीबी रेखा क्या है इस देश में, अब गरीब कौन है। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए कौन गरीब है, हम बताएंगे आपको कि कौन गरीब है। लेकिन हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, माखौल उड़ा रहे हैं। और अंत में कॉर्पोरेट इंडिया, नहीं अंत में मतलब इस पॉइंट पे कि कॉर्पोरेट इंडिया हैज लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस। बिगेस्ट फॉल इन कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने अभी रिकॉर्ड किया, वो आया जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वो निराश हुए इस बजट से। तो कॉर्पोरेट इंडिया, मैंने कहा था, इसी वित्त मंत्री जी को याद होगा, मैंने इंडिया टुडे का रेफरेंस देते हुए कहा था पिछले साल के बजट पर बोलते हुए कि लोग यहाँ के हमारे उद्यमी देश के भीतर अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, देश के बाहर लगा रहे हैं। वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और मुझे याद है कि वित्त मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था अपने जवाब में कि नहीं, वो अब बदल जाएगा ये हेडलाइन, और ये फ्रंट पेज जो इंडिया टुडे का है, अब वो कहेंगे डियर इंडिया बाय बाय फॉरेन। वो नहीं हो रहा है वित्त मंत्री जी, आज भी वही स्थिति है। और मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन का क्या हाल है। न्यू नॉर्मल की बात होती है, जैसे कि 7% 8% होलसेल प्राइस इंडेक्स का जिंदा रहना अब इस देश की नियति है। और उसके बाद चारों तरफ जहां भी कोई अलमारी खुलती है उसके अंदर से भ्रष्टाचार का भूत निकल आता है। Every department, ministry of the government of India is facing the same. बहती गंगा है, सब लोग हाथ धो रहे हैं। And on top of it, there is complete paralysis in decision making. ऐसा लगता है जैसे सरकार को लकवा मार गया है, ऐसे लगता है जैसे सरकार वेंटिलेटर पर चली जाए, कुछ हो नहीं रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो कोई इनको महत्व नहीं देते। ये जो विदेशी अखबार और विदेशी मैगजीन लिखते हैं या आपको रिवॉर्ड देते हैं तो आप उसको बहुत एडवर्टाइज करते हैं, देखो ऐसा उन्होंने कर दिया, ऐसी हमारी तारीफ करी। ये लंदन का इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। लंदन के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये इशू है अप्रैल 14, 2012 हाल का। अभी जरदारी साहब आए थे ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भोजन दिया, दिन का भोजन, और भोजन का वित्त मंत्री जी ने उसका स्वाद चखा। शायद हमारे दोनों नेता जो सामने बैठे हैं, वित्त मंत्री नहीं थे उसमें, लेकिन हमारे दोनों नेता थे उसमें। मेनू का इनको ज़्यादा ज्ञान होगा, हमने तो अखबारों में पढ़ा कि मेनू क्या था। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या लिख रहा है, आई एम कोटिंग, mint and melon soup, kebabs and blueberry mousse graced the Prime Minister's lunch table in New Delhi on April 8th. और पति की बात उसके बाद आती है, नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 lame ducks were also there. 2 lame ducks, माने एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आई कि हमारे प्रधानमंत्री की तुलना जरदारी साहब के साथ हो रही है कि दोनों लंगड़े क्या हैं,
डक को क्या बोलते हैं? बतख। बत्तख, लंगड़े बत्तख। नहीं, लेम डक वो है ना, प्रोवर्ब। लेकिन लेम डक प्रोवर्ब है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, बर्खास्त करो इसको। हम नहीं मानते इस बात को, लेकिन कल को मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इसी इकोनॉमिस्ट में अगर कुछ आपकी तारीफ छपती है ना, तो आके यहां पर वे मत करो कि देखो इकोनॉमिस्ट ने लिख दिया, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये भी लिख रहा है। अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कर दिया, रेटिंग कर दिया। बहुत बदमाश लोग, नेगेटिव है। हाँ बहुत बदमाश लोग हैं, उसकी भी आप ही मत मानिए, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मूडीज ने कह दिया गवर्नेंस डेफिसिट है। आईएमएफ ने कहा अभी रिसेंट इसमें कंसर्न्स अबाउट गवर्नेंस and slow project approvals by the government have weakened business sentiment. ये IMF कह रहा है। आपके एक इस देश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए हैं और बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, शंकर आचार्य। उनका लेख अक्सर छपता रहता है। उस लेख में उन्होंने कहा है, और यही बात मैं कहूंगा तो कांग्रेस के हमारे लोग बहुत मित्र नाराज हो जाएंगे, उन्होंने कहा है नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट सिंस 2004। ये शंकराचार्य बीजेपी के आदमी नहीं है, विपक्ष के आदमी नहीं है, अर्थशास्त्री हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो क्राइसिस आज है अर्थव्यवस्था में, उसका नतीजा ये होगा कि कई साल तक वी विल बी सब्जेक्ट टू सब 7% ग्रोथ। ये जल्दी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि सच स्क्वांडरिंग ऑफ आवर डेवलपमेंटल पोटेंशियल could profoundly weaken national security in both the medium and the long run. We live in a dangerous neighborhood fraught with real threats and serious uncertainties and cannot afford such self-inflicted weaknesses. Self-inflicted weaknesses. और आज के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कौशिक बासु जी, वो दुनिया भर में एक्सप्लेनेशन दे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी दरबार लगाना पड़ा उनको। बेचारे ने सच बोला, सच बोल दिया, उसकी गुनाह हो गई कि सच क्यों बोला। He does not need to offer any explanation because he spoke the truth. अब बजट पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब एक सरकार फेल करती है ना, असफल होती है, तो इट फेल्स ऑन ऑल फ्रंट्स। इट इज नॉट कि इस फ्रंट पर फेल करी, इस फ्रंट पर सक्सीड करी, अक्रॉस द बोर्ड इट फेल्स। और अभी क्या नतीजा सामने आया है? गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैव बिकम नोटोरियसली अनरिलायबल। वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जांच करो। हम लोगों की, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसमें हम लोगों ने उस पर टिप्पणी की है और क्या कहा है? वी हैव सेड द कमिटी आर सीरियसली कंसर्न्ड एट दिस फ्लॉ व्हिच प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द एंटायर कंट्री इन ए पुअर लाइट। आप कहते हैं जनवरी में मेरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.8%, फरवरी में उसको आप रिवाइज करके 1.1% पर लाते हैं। फ्रॉम 6.8% it comes down to 1.1%. Within 1 month, जो फिगर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, they have been revised downwards by $8.8 billion between April and October. क्या हो रहा है इस देश की स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है? अगर हमारे आंकड़ों पर ही लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो हम फिर कहां खड़े रहेंगे? फाइनेंस बिल पर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जब फाइनेंस बिल आया वित्त मंत्री जी, तो हम लोग निराश हुए, क्योंकि एवरी फाइनेंस बिल एंड एवरी बजट हैज टू बी सिचुएटेड इन ए सर्टेन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। और जब ग्लूम एंड डूम का सिनेरियो है, सेंटिमेंट इज गोइंग डाउन, इट्स
इट्स टचिंग द बॉटम, रॉक बॉटम, उस समय अगर आप कुछ इस तरह के प्रावधान करते हैं फाइनेंस बिल में, तो जाहिर है उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मैं कहूँगा अंत में मैं बताऊंगा आशा की बात, मैं अंत में बताऊंगा आशा की बात। शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। बट मैं इतना कहूंगा, व्यवधान न डालें, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, हाल के वर्षों में शायद किसी फाइनेंस बिल, कोई फाइनेंस बिल इतना कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद नहीं हुआ है जितना ये फाइनेंस बिल बना। इतने लोग हमारे पास, मैं कौन हूं, लेकिन मेरे पास आए, वित्त मंत्री जी के पास और वित्त मंत्रालय में पता नहीं कितने लोग गए होंगे, हमारे पास आए कि कुछ करो मदद हमारी। और उसी का नतीजा है कि कुछ आज वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के सामने, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, मैं मानता हूं कि देयर वाज अ क्लियर चॉइस। क्यों क्लियर चॉइस था? क्योंकि इन्होंने 2 बिल इसी सदन में प्रस्तुत किया और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल और दूसरा जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा बाद वाला, और डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल जो डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। ये दोनों इस सदन में थे और वित्त मंत्री जी ने फिर एक बार कहा, जैसे बजट भाषण में कहा था कि हमारी रिपोर्ट कमेटी की, जो वित्त मामलों की कमेटी है, उसकी रिपोर्ट हमने 9 तारीख को, 9 मार्च को पेश किया। लेकिन वित्त मंत्रालय को पता था और शायद वित्त मंत्री जी को भी पता था कि हम देने वाले हैं, क्योंकि पूरी कमेटी तेजी से काम कर रही थी और ये था कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट दे दें डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल पर, और 9 मार्च को दे दिया। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं कि तब तक आपने अपने बजट के प्रस्ताव बना दिए थे और इसलिए आप उसमें हमारे सिफारिशों को ध्यान में रख के चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ये दोनों बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के सामने थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आपने सबसे जो विवादास्पद चैप्टर था आपके डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल का, यानी कि गार, नाम भी बड़ा खतरनाक है, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, कुछ अगर हम लोग मिल के नाम बदलने के बारे में सोचें तो शायद बेहतर हो। तो गार का चैप्टर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्हें वे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट का आपने इंतजार नहीं किया और हू बहू जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस कोड में था उसी को आपने ला दिया अपने फाइनेंस बिल में। ये सदन के और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अनुकूल नहीं था। आप इंतजार कर लेते, इंतजार करके क्या कहते हैं आप, जैसा आपने कहा कि अपने बजट भाषण में आपने कहा कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है, हम उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी उसको लाएंगे। आज भी कहा, उस दिन भी बजट भाषण में भी कहा, लेकिन आप एक कदम उससे आगे जाते, आप कहते कि हमको स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके या तो मॉनसून सेशन में या नहीं तो लेटेस्ट विंटर सेशन में हम डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल को दोबारा इस सदन में लाएंगे स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद। और मैं गर्व से नहीं लेकिन कुछ संतोष के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में इतना परिश्रम किया, इतने सुझाव अच्छे दिए कि जब रिपोर्ट बना तो दिस रिपोर्ट हैज बीन वाइडली वेलकम बाय टैक्स पेयर्स। मैंने किसी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में शायद इतना कुछ लिखा जाना नहीं देखा है जितना कि इसके बारे में लिखा गया कि बहुत अच्छे सुझाव हैं, और गार के बारे में भी बहुत अच्छे सुझाव हम लोगों ने दिए, और उसमें मुझे खुशी है कि कुछ को वित्त मंत्री जी ने आज मान लिया। लेकिन बेहतर होता कि अगर आप दोनों तरफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में फाइनेंस बिल को
you would have made it only a holding operation.